जी, मैं केसी चौधरी सच बेखौफ पीलीबंगा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सम्मान सभा का आयोजन 25 अप्रैल 2025 को पीलीबंगा के नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा नेत्री किरण मेघवाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए आम जन के लिए दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा का गठन हो रहा था। 296 मेंबर चुनकर देश भर से आए थे और उस संविधान सभा में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए। अम्बेडकर जी भी चुनकर के आए नासूर खुलना पश्चिम बंगाल से, एक इलाके का नाम है। जब चुनकर के अम्बेडकर जी आए, ये बताने वाली बात है उनको। आज हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है। आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने की, SC/ST की बातें अम्बेडकर जी ने लिखी, लेकिन अम्बेडकर जी संविधान सभा में आए तो ही लिखी। यदि संविधान सभा में नहीं आते तो कौन लिखता? इसलिए जब वो चुन करके आए नासूर खुलना से, कांग्रेस के लोगों को लगा कि अम्बेडकर जी चुनकर आगे, बात गलत हो गई। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस इलाके को पाकिस्तान में मिलवा दिया। क्यों मिलाया? जैसे ही पाकिस्तान में मिलाएंगे अम्बेडकर जी का चुनाव रद्द हो जाएगा। और मिलाया इसलिए ये तय हुआ था कि जो इलाका 50% से अधिक आबादी मुसलमानों की है वो पाकिस्तान में जाएगा। 50% से कम आबादी वाला इलाका है, तय किया था सर्किल, वो भारत में रहेगा। नासूर खुलना की आबादी 74 या ऐसी थी, 50 से कम थी, 50 से अबो नहीं थी। उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करके, जैसे पंचायतों में कर रही थी, नियमों का उल्लंघन करके उन्होंने नासूर खुलना को पाकिस्तान में मिलाया। बाद में बांग्लादेश बनाओ, बांग्लादेश में चला गया और अम्बेडकर जी का चुनाव रद्द हो गया। कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया कि अम्बेडकर जी आपका चुनाव रद्द हो गया है, आप पाकिस्तान में जाओ। आपका इलाका कहाँ गया? पाकिस्तान में। अम्बेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे साथ मजाक किया कि अम्बेडकर जी आप पाकिस्तान का संविधान लिखो। उनके लिए जो किया, उनकी जो कुनीतियाँ थी, उन सबको हमने जनता के बीच में रखना है। तभी हमें जाकर पता चलेगा, तभी आम लोगों के ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब के ऊपर जो जुल्म किए थे, किस प्रकार से उनको मंत्रिमंडल में जाने तो दिया था, लेकिन उनके पास जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। उनके किसी भी बात को उनके सामने रखने की उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। लास्ट में बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसी नीतियाँ थी, ऐसे कांग्रेस की जो सोच थी, उस सोच को हमें सभी लोगों के बीच में लेकर जाना है। देखिए, बाबा साहब अपने परिवार की 14वीं संतान थे। बाकी सभी परिवार के सदस्यों ने, भाइयों ने, माता पिता ने जिस प्रकार के हालात थे, उन हालातों से लड़ना बंद कर दिया था। जिस प्रकार की हीनता थी उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन मात्र एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने उस हीनता को स्वीकार न करते हुए उन परिस्थितियों से लड़ना सीखा। और देखिए, आज उन्होंने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के बल पर हम आज सब यहाँ पे समरसता के रूप में इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जब किसी के हाथ में कलम आती है, वो क्या करता है, अपनों की छटाई करेगा। जो अपने हैं उनके बारे में अच्छा लिखेगा, जो अपने नहीं हैं उनके बारे में बुरा लिखेगा। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व देखिए, उनका चरित्र देखिए, किस प्रकार से उन्होंने सबको समानता दिलाई और किस प्रकार से उन्होंने महिला से लेके बुजुर्ग से लेके बच्चे तक शिक्षा का महिला अधिकार और ऐसे अनेकों अधिकार हमें दिलाए, जिसकी बदौलत आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के स्टैचू न बनाते हुए माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ बनाए हैं, जिससे आज हमें उन पर गर्व है। आप सभी ने मुझे बुलाया, इतना। संविधान के शिल्पी हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। और एक व्यक्ति, जैसा कि बिलास जी ने बताया कि शिक्षा के प्रति उनकी बड़ी जागरूकता थी। ये जागरूकता यूँ नहीं थी क्योंकि 50,000 किताबें उनके निजी संग्रहालय में थी। एक व्यक्ति कितनी बुक्स पढ़ सकता है? 50,000 किताबें, उनका 19 घंटे का अध्ययन था। उस अध्ययन से उन्होंने निकाला कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो आपको आगे लेकर जा सकती है।
और उन्होंने ये देखा कि कानून के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने आज देखा कि वक्फ तो सही ढंग से काम करवाने के लिए कानून में परिवर्तन जरूरी है, उसी तरह से उन्होंने संविधान में वो बातें डाली जो हमारा एक समाज में एक पिछड़ापन पैदा हो रहा था, एक वर्ग विशेष को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, उसको हमारी मुख्य विचारधारा में लाने के लिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान पैदा किए ताकि हम एक रहें और हमेशा तरक्की में साथ रहें। तो इसी तरह से हमारी पार्टी यही बातें आगे बताने के लिए ये कार्यक्रम चला रही है। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो शख्सियत थी जिन्होंने संविधान की रचना की और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो चर्चा हुई, जो बातें हुई, वो खाली मात्र जिन्होंने राज किया उन्होंने मात्र दलितों का मसीहा कह करके उसको सही बना दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज के थे, सर्व समाज के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने दलितों के लिए किया, पीड़ितों के लिए किया, शोषितों के लिए किया, पिछड़ी जातियों के लिए किया और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिसके कारण से आज हम ये बोलने का अधिकार को प्राप्त कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से। मित्रों, जिस प्रकार से बाबा साहब को जो सम्मान मिलना था वो देश की आज़ादी के बाद के अंदर जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों ने उनको पूरा सम्मान नहीं दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब बाबा साहब संविधान सभा के लिए चुनना था तो उनका क्षेत्र था वो पाकिस्तान में भेज दिया, ये कह करके कि बाबा साहब जैसे चुनाव ना लड़े। और बाबा साहब उस विधानसभा चुनाव से वंचित हो गए और फिर पूरे देश का दबाव पड़ा तो बाबा साहब को उन्हें चुनाव करा करके विधानसभा इसी प्रकार से 1952 के चुनाव में बाबा साहब चुनाव लड़ा। बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे और 74,000 के लगभग मत जो पेद थे उनको निरस्त करके बाबा साहब को चुनाव हराने का काम जिन्होंने लंबा राज किया उन्होंने किया। बाबा साहब को सम्मान की बात भारत देश के लिए है कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, आमदन के उत्थान के लिए, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को जो उत्थान के लिए काम किया, उस आदमी को कहीं पर भी सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी करते हैं कि आप गाँव गाँव ढांड ढांड जा करके बाबा साहब द्वारा जो काम किया गया, आमदन के हित में काम किया, उसके बारे में हम लोगों के बीच में अलग जगह ये बिना भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर उठाया। पर मित्रों, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ भी बोली थे मैं, जब बाबा साहब को अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया गया तो उस वक्त श्रम मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब को कैबिनेट का अधिकार नहीं मिला और बाबा साहब फुटित होकर के उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाना, उनके विचारों को आत्मसात करना, उनके जीवन के सभी तथ्यों को जनता के सामने लाना और बाबा साहब के विचारों पर कौन चल रहा है ये बताना, बाबा साहब का अपमान किसने किया ये बताना, ये ऐसी गोष्ठियों का उद्देश्य होता है। ऐसा महापुरुष जिनका पूरा जीवन देश के लिए था, पूरा जीवन गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, मजदूर के लिए, कामगार के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए और विशेषकर किसानों के लिए उनके विचार थे। उनके विचारों को दबाया गया। किसने दबाया, क्यों दबाया? ये तमाम बातें हैं जो ऐसी विचार गोष्ठियों के माध्यम से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर जाती है और फिर कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि बाबा साहब के जीवन के 10-12 पहलू, 10-12 बातें आप सबके याद होनी चाहिए। और वो 10-12 ऐसी चीज़ें हैं वो जाके नीचे बताओगे तो जो लोग बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, विशेषकर उन लोगों के बीच में जाकर वो बातें हमको बतानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे पूर्व विधायक श्रीमान धर्मेंद्र मोदी जी ने आपको बताई, एक इशारे के रूप में बताया कि बाबा साहब का किस प्रकार से उन लोगों ने अपमान किया जो लोग वर्षों तक बाबा साहब के नाम पर वोट लेते रहे, जो लोग वर्षों तक SC ST का वोट आरक्षण के नाम पर लेते रहे। वो लोग कौन थे, उनको पहचानने की आवश्यकता है।
और सही तथ्य जनता के बीच में लाने की आवश्यकता है। तो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सही बात को उन लोगों तक लेकर जाएं जो लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। सही बात लेकर नहीं जाएंगे तो जो भ्रम कांग्रेस पार्टी ने फैलाया, बाबा साहब के नाम पर ढोंग किया और बाबा साहब के नाम पर वर्षों तक वोट लेकर 50 साल तक इस देश में राज किया। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 3 बार मुख्यमंत्री बनी, बाबा साहब का नाम लेकर बनी, लेकिन बाबा साहब के विचारों के आधार पर एक भी जन कल्याणकारी योजना नहीं बनाई। कांग्रेस की सरकार ने 50 साल तक राज करने के बाद भी गरीब लोगों के कल्याण की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिससे गरीबों की गरीबी दूर होनी शुरू हो जाए। देश के लोगों ने सोच लिया, गरीबों ने सोच लिया कि हमारी गरीबी दूर हो ही नहीं सकती, हम गरीब ही रहेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने लाल किले से बोला कि मैं देश में शौचालय बनाने का काम करूंगा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब की बात की थी। उन्होंने बोला कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी। ये जो 2 बातें नरेंद्र मोदी बोलते हैं और उसके आधार पर अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर जी की विचारों के आधार पर जन कल्याणकारी योजना बनाते हैं, तब इस देश के गरीब लोगों के मन में एक विश्वास जगा कि हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है। और सबसे बड़ा अभिशाप यदि होता है तो गरीबी है। देश के गरीब लोगों को, मजदूरों को, दलितों को, कामगारों को ये विश्वास जगा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका मतलब गरीबी दूर होगी। अम्बेडकर जी का सम्मान करने का मतलब है गरीब का सम्मान करना, क्योंकि अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी गरीबों के प्रतिनिधि थे। वो जाति के नहीं थे, वो गरीबों के थे। कुछ एक ऐसा वर्ग भी देश में खड़ा हो गया जिनको लगता है कि अम्बेडकर जी हमारे ही हैं, अम्बेडकर जी की जयंती हम ही मनाएंगे, दूसरा क्यों मना रहे। ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान के तो मसीहा थे, इसलिए केवल गरीबों के लिए नहीं थे, सबके लिए थे, सबके कल्याण की बात करते थे। आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय के कांग्रेस के नेताओं को 2 बात कही थी। उन्होंने कहा कि 2 काम शुरू कर दो, एक तो गांव-गांव में स्कूल खोल दो और दूसरा किसान के कल्याण की बात करो, उसको खाद, बीज, पानी कैसे दे सकते। 2 ही काम करने, तीसरा कोई काम नहीं करना। 2 काम करोगे देश आगे बढ़ेगा।